हेलो एवरीवन। नागार्जुन की यह कविता बादल को गिरते देखा है न केवल प्रकृति का वर्णन है बल्कि यह कल्पना बनाम यथार्थ की एक महान जंग। आपके सेमेस्टर 4 MIC हिंदी के लिए यह विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। क्या कालिदास ने मेघदूत में जो लिखा है वो सच था या सिर्फ एक कवि की कल्पना? आज पापा नागार्जुन हमें हिमालय की उन चोटियों पर ले चलेंगे जहाँ कुबेर की अलकापुरी तो नहीं मिली पर बादलों का असली तांडव जरूर दिखा। चलिए कविता को डिकोड करते हैं। फर्स्ट हम लोग कविता पढ़ लेते। कविता यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में आ आकर पावस की उमस में आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तैरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुन की मृदु किरणें अगल बगल स्वर्णाभ सिखारते एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनके सारी रात बितानी होती। निशा काल से चीर अभिश्रापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर की तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छेड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निचके ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कहाँ गए धनपति कुबेर व कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण चारों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। सत सत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देव राव कानन में शोणित धवल भोज पात्रों से छाई हुई कूटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कूतल को साजे इंद्रनील की माला डाले, संग सरीके सुगर गलों में कानों में कुबले लटकाए, चतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षास पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की तृप्ति पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। इसी के साथ कविता यहाँ पर समाप्त होती है। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं एच स्ट्रेंजा की। फर्स्ट पैराग्राफ में कवि ने हिमालय की धवल यानी सफेद चोटियों पर बादलों को छाने का सजीव वर्णन किया है। मानसरोवर झील के कमलों पर जब ओस की बूंदें गिरती हैं तो वे शीतल मोतियों जैसे चमकती हैं। इस पैराग्राफ का मुख्य बिंदु है प्रकृति की पवित्रता और निर्मलता। एग्जाम्पलेटिव पैराग्राफ के लिए कि अमल धवन और तुहीन कन जैसे शब्दों का अर्थ जरूर लिखें। स्टूडेंट्स, यहाँ कवि ने बादलों को घेरते देखा है। आते नहीं घेरना एक प्रक्रिया है जो पहाड़ों की ऊंचाई और शांति को और गहरा कर देती है। गौर कीजिएगा, यहाँ ओस की बूंदों को शीतल कहा गया है जो पहाड़ों की ठंडक का एहसास कराती है। सेकेंड पैराग्राफ में ऊंचे हिमालय की झीलों में मैदानी इलाकों यानी समतल देशों की भीषण गर्मी से परेशान होकर हंस आते हैं। वे झील के नीले पानी में कमल की कड़वी मीठी जड़ें यानी विस्तंतु को खोजते हैं। हंसों का यहाँ आना सुकून की तलाश है। जैसे हम छुट्टियों में पहाड़ों पर जाते हैं, नागार्जुन ने पक्षियों के माध्यम से उसी पलायन और शांति को दर्शाया है। इस पैराग्राफ का मुख्य बिंदु है प्रकृति को एक शरण स्थली के रूप में दिखाना। थर्ड पैराग्राफ में चकवा चकई का मिलन। वसंत की सुबह चकवा चकई जिन्हें रात भर अलग रहने का पौराणिक श्राप है, सुबह होते ही मिलते हैं। उनके बीच का क्रंदन यानी दुख खत्म होता है और वे सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कीरा करते हैं। यहाँ प्रणय कलह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि प्रेम में होने वाली मीठी नोकझोंक है जो सुबह की ताजगी को बढ़ा देती है। इस पैराग्राफ का मुख्य बिंदु है या उद्देश्य है लोक कथाओं को प्रकृति के यथार्थ से जोड़ना। फोर्थ पैराग्राफ में कस्तूरी मृग की बेचैनी। हजारों फीट की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि से आने वाली सुगंध यानी परिमल को बाहर खोजता है। जब उसे वह सुगंध बाहर नहीं मिलती तो वह चिढ़ता और भागता है। यह हिस्सा दार्शनिक है। मृग को नहीं पता जिस खुशबू के लिए वो पागल है वो उसके अंदर ही है। क्या हम इंसान भी अपनी खुशी को ऐसे ही बाहर नहीं ढूंढते? फोर्थ पैराग्राफ का उद्देश्य मनुष्य के अंतद्वंद और अज्ञानता को दर्शाना। फिफ्थ पैराग्राफ में कालिदास को चुनौती। नागार्जुन पूछते कालिदास के मेघदूत वाला यक्ष कुबेर और उनकी अलकापुरी कहाँ गई? वे कहते हैं कि वह सब शायद कवि की कल्पना थी। असलियत में तो यहाँ केवल बादलों का तूफानी संघर्ष है। यहाँ नागार्जुन थोड़े विद्रोह हो जाते हैं। वे कहते हैं जाने दो वह कवि कल्पित था। वे किताबी कहानियों से ज्यादा अपनी आंखों देखी सच्चाई पर यकीन करते हैं। इस कविता का उद्देश्य कल्पनावाद पर यथार्थ की जीत दिखाना। सिक्स्थ पैराग्राफ में किन्नर किन्नरियों का विलास। अंत में कवि देवदार के वनों में रहने वाले किन्नरों का वर्णन करते हैं। वे नशीली आंखों वाले मदिरा यानी द्राक्षा सब पीते हैं, बंसी बजाते हैं और फूलों से सजे हैं। यह कविता का सबसे कलरफुल हिस्सा है। यहाँ जीवन का आनंद, संगीत है और प्रकृति के साथ मनुष्य का गहरा जुड़ाव है। इस पैराग्राफ का उद्देश्य हिमालयी जनजातीय संस्कृति और सौंदर्य का चित्रण।
अगर आपसे नागार्जुन की सौंदर्य दृष्टि पूछी जाए तो आप इस कविता का उदाहरण जरूर दिसेगा। सोचिए, भोजपत्रों से बनी कुटिया और इंद्रनली की माला। नागार्जुन ने रंगों का कितना बारीकी से इस्तेमाल किया है। कई लोग नागार्जुन को सिर्फ प्रगतिवादी मानते हैं, पर यह कविता उन्हें छायावाद के करीब भी खड़ा करती है, लेकिन एक यथार्थ टच के साथ। यह थी नागार्जुन की वह यात्रा जहाँ प्रकृति केवल सुंदर नहीं बल्कि जीवित और संघर्षशील है। चलिए जन कवि की दुनिया को गहराई से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता के आधार पर नागार्जुन के यथार्थवाद को स्पष्ट कीजिए। नागार्जुन ने छायावादी कवियों की तरह बादलों को केवल कल्पना का विषय नहीं बनाया, उन्होंने हिमालय के उस पक्ष को दिखाया जो कठोर और सत्य है। वे कालिदास की मेघदूत की काल्पनिक कथा कुबेर और अलकापुरी को नकारते हुए बादलों को पहाड़ों से टकराते झंझानील से भिड़ते देखते हैं। निष्कर्ष, यह कविता कल्पना पर यथार्थ की जीत है। स्टूडेंट्स, यहाँ यथार्थवाद का मतलब है जैसा देखा वैसा लिखा। नागार्जुन ने कोई फिल्टर नहीं लगाया, उन्होंने हिमालय की हार कपा देने वाली ठंड को भी कविता में जगह दी है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन का आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? सावधान स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है निडरता। कबीर की तरह नागार्जुन ने भी सत्ता और समाज की कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया। फक्करपन, वे स्वभाव से घुमक्कड़ और फक्कड़न सरोकार। उनकी कविता का केंद्र आम आदमी है, राजमहल नहीं। व्यंग्य, जिस तरह कबीर ने पाखंड पर चोट की, नागार्जुन ने भी शासन की बंदूक जैसी कविताओं से व्यवस्था को आईना दिखाया। अगर एग्जाम में यह सवाल आए तो कबीर और नागार्जुन के बीच की विद्रोही चेतना शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है। यह शब्द आपके आंसर को दूसरों से डिफरेंट बनाएगा, दूसरों से यूनिक करेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल को गिरते देखा है कविता में कस्तूरी मृग और चकवा चकई के बिंबों का क्या महत्व है? आंसर है चकवा चकई। यह बिंब प्रकृति के प्रेम और विरह के शाश्वत नियम को दर्शाता है। यह लोक कथाओं का यथार्थ चित्रण है। कस्तूरी मृग, यह मनुष्य की अज्ञानता का प्रतीक है। जिस तरह मृग अपनी ही सुगंध को बाहर ढूंढता है, वैसे ही मनुष्य अपनी खुशी को बाहर खोजता है। ये बिंब कविता को दार्शनिक गहराई प्रदान करते हैं। मृग का चिढ़ना असल में हम इंसानों का खुद पर चिढ़ना है। नागार्जुन ने बहुत चालाकी से प्रकृति के बहाने इंसान को साइकोलॉजी समझा दी है। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, नागार्जुन की काव्य भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पहला पॉइंट है विविधता। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों जैसे तुहिन कर्ण स्वर्णाभ से लेकर देसी ग्रामीण शब्दों तक का संगम है। दूसरा पॉइंट हमारा सहजता। वे क्लिष्टता के विरुद्ध उनकी कविता आम आदमी आसानी से समझ सकता है। चित्रात्मकता, उनकी पंक्तियां पढ़ते हुए आंखों के सामने चित्र उभरने लगते हैं। स्टूडेंट्स, नागार्जुन की भाषा को सजीव कहा जाता है। वे शब्दों से पेंटिंग करना जानते हैं, जैसा हमने इस कविता के रंगों और ध्वनियों में देखा है। आपके लिए मेमोरी ट्रिक होगा। इन चारों पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रखिए, प्रकृति प्रहार। प्रकृति मतलब उनका सौंदर्य चित्रण और प्रहार मतलब उनका तीखा व्यंग। लिखते समय क्वेश्चन बादल जैसे गिरते देखा है का इस्तेमाल ब्लैक पेन से कीजिएगा। एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन बनते हैं। सबसे पहले भाग वन में कवि नागार्जुन का परिचय, उनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। पहला क्वेश्चन हमारा, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 में। नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार। मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से लिखते थे? यात्री। नागार्जुन को किस नाम से पुकारा जाता है? आधुनिक कबीर। नागार्जुन ने किस धर्म की दीक्षा ली थी? बौद्ध धर्म। नागार्जुन किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? प्रगतिवाद। नागार्जुन के उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? बलचन्मा। युगधारा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन को जनकवि क्यों कहा जाता है? उनकी कविता आम आदमी की आवाज है, इसलिए कहा जाता है जनकवि। स्टूडेंट्स, नागार्जुन के बारे में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि वे श्रीलंका जाकर बौद्ध भिक्षु बने थे, इसलिए उनके नाम में नागार्जुन शब्द आया। भाग टू में हम कविता बादल को गिरते देखा है से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा, बादल को गिरते देखा है कविता का मुख्य परिवेश क्या है? हिमालय। अम्ल धवलगिरी का क्या अर्थ है? स्वच्छ सफेद पर्वत। कवि ने बादलों को कहाँ गिरते देखा है? सीकरों के ऊपर। तुहिन कणों की तुलना किससे की गई है? मोतियों से। ओस की बूंदें यानी तुहिन कण कहाँ गिर रही हैं? स्वर्णिम कमलों पर। तुम्ब शब्द का क्या अर्थ है? ऊंचा। मानसरोवर की झीलों में हंस क्या खोजते हैं? तिक्त मधुर बिस्तंतु। हंस कहाँ से उड़कर हिमालय आते हैं? समतल देशों से। चकवा चकई को किस काल का अभिशाप मिला है? निशा काल यानी रात का। चकवा चकई कहाँ रहने का करते दिखाई देते हैं? शैवालों की हरी दरी पर। कस्तूरी मृग की नाभि से क्या निकलता है? उन्मादित परिमल यानी सुगंध। कस्तूरी मृग अपने आप पर क्यों चिढ़ता है? क्योंकि उसे सुगंध बाहर नहीं मिलती, जबकि वो सुगंध उसके अंदर ही है। नागार्जुन ने धनपति कुबेर की नगरी किसे कहा है? अलका को। नागार्जुन ने कालिदास की किस पात्र का उल्लेख किया है? मेघदूत। कवि के अनुसार मेघदूत क्या था? कवि कल्पना। यहाँ कवि कालिदास पर थोड़ा व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कल्पना अपनी जगह है पर असलियत कुछ और ही है। 26 नंबर है, झंझानील का क्या अर्थ है? तूफानी हवा यानी आंधी। कैलाश की शिखर पर बादलों को कैसे भिड़ते देखा गया है? झंझानील यानी आंधी से। किन्नर किन्नरियां कहाँ रहते हैं? देवदारू के वनों में। किन्नर किन्नरियों की उंगलियां किस वाद्य यंत्र पर फिरती हैं? बंसी। किन्नर किन्नरियों के पात्र में किन्नर किन्नरियों के पान पात्र किससे भरे हुए हैं? द्राक्षासव यानी शराब से। किन्नर किन्नरियां किन छालों पर पलती पाड़े बैठे हैं? मृग छालों यानी कस्तूरी मृग पर। सोने शब्द का अर्थ क्या है? लाल। किन्नरों ने अपने कानों में क्या लटकाया है? कुबलय यानी नीलकमल। बालारुण का अर्थ क्या है? उगता हुआ सूरज। कविता में प्रणय कलह का क्या अर्थ है? प्रेम भरी नोक-झोंक। नागार्जुन ने इस कविता में हिमालय के किस रूप का चित्रण किया है? यथार्थ और सुंदर। सतदल का क्या अर्थ है? कमल। किन्नर किन्नरियों की आंखें कैसी हैं? मदिरा रुण यानी नशीली या लाल। हिमालय की घाटियों को कैसा बताया गया है? दुर्गम। बादल को गिरते देखा है में कौन सा गुण प्रधान है? प्रसाद। कविता में निधात शब्द का क्या अर्थ है? गर्मी। बिस्तंतु का संबंध किससे है?
कमल की जड़। नागार्जुन की यह कविता किस वाद के करीब है? यथार्थवाद। ग्रेजुएशन लेवल पर यथार्थवाद शब्द बहुत कीमती है। नागार्जुन ने जो देखा वही लिखा, बिना किसी बनावट के। हमारा 44वां प्रश्न है, कविता में स्वर्णाभ शिखर का क्या अर्थ है? सोने की आभा वाली। शंख सरी के सुगर गले में कौन सा अलंकार है? उपमा। नागार्जुन को किनका कवि भी कहा जाता है? यह सत्य है या सत्य? असत्य, क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में। किन्नर किन्नरियों ने वेणी यानी चोटी में क्या सजाया है? लाल कमल। परिमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? सुगंध। यह कविता नागार्जुन के किस अनुभव को दर्शाती है? हिमालय की घुमक्कड़ी। बादल को गिरते देखा है कि भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। तो ये थे नागार्जुन और उनकी कविता के 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की चिंता छोड़ दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें। अगले वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टडी विद स्माइल।